वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है। इस यूनिकनेस की खास बात ये है कि इसमें हम लोग जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक का मतलब ही होता है किसी न किसी केमिकल के कैरेक्टर के बारे में डिटरमाइन करना, चाहे वो फिजिकल बेसिस पे हो चाहे वो केमिकल बेसिस पे हो, बट उसकी एक यूनिक कैरेक्टर होती है। बट इन सभी के अलावा अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एक सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है केमिकल की कि क्या ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है। उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि बहुत ही रेयर अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट पे वो सब की बात करें तो इसमें देखें कि जो हमारा रेडियो है, रेडियो फार्मास्यूटिक्स है, या हम बात करें जो ऐसे केमिकल या ऐसे एलिमेंट जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं जिनकी हाफ लाइफ काफ़ी मिलियन ईयर्स मंथ्स या मे बी बहुत ईयर्स के होते हैं, तो उसकी एक यूनिक कैरेक्टर है। तो आइए उसके बारे में इसी टॉपिक में हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि आखिर उस रेडियो फार्मास्यूटिक्स का हम लोग यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का किस बेसिस पे हम उसे डोजेज फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एक अमाउंट कितने कितनी एफिकेसी और कितनी थेरापेटिक एक्टिविटी शो करेगी, उसे आज हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिक जो कि फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 में काउंट होने वाला ये टॉपिक है। ये इसके बारे में पढ़ने की स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि रेडियो फार्मास्यूटिक्स है क्या। इसमें एक्चुअल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसमें जो रेडियो एक्टिविटी है इसका क्या मतलब है। रेडियो एक्टिविटी मतलब वैसा एलिमेंट जो रेडिएशन कॉज करे, जिसे जिस भी फॉर्म में हो, वो या तो अल्फा बीटा या गामा फॉर्म में अपने आप के कुछ पार्टिकल्स को रेडिएट करे और उसकी एक्टिविटी या तो इन्हांस कर दे या तो उसे घटा दे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि रेडियो एक्टिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइप ऑफ डिके। मे बी वो अल्फा हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, मे बी वो गामा पार्टिकल भी, या एक तरीके का पॉजिट्रॉन यानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन या न्यूट्रल चार्ज एंड रेट ऑफ डिके पे। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक चीज़ इसमें ये होती है कि किसी भी रेडिएशन को देखने से पहले हम लोग इसकी हाफ लाइफ को देखते हैं, क्योंकि ये एक छोटे अमाउंट में है, बल्कि ये एक रेयर भी कह सकते हैं हम लोग इस फॉर्म में, और साथ ही साथ ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अगर रेडियो एक्टिविटी है तो अगर इसका लिस्ट अमाउंट भी यूज करते हैं तब भी हमें कुछ एक्टिविटी, कुछ थेराप्यूटिकली एक्टिविटी मुझे परफॉर्म मिल जाएगी। यही चीज़ यहाँ लिखा, the T half of nuclei will decide its utility in medicine. The exact time required to reduce the activity to half of that determined is called the half-life. Many types of decay activity are known to be convenient to measure and safe to use in medicine. Those nucleates which undergo a spontaneous nuclear change so as to attain stability by emitting radioactivity are termed as the रेडियोन्यूक्लिड्स और रेडियो आइसोटोप्स। यही चीज़ तो मैंने कहा कि आप देख सकते हैं कि जो भी करेक्टर, अगर हम बात करें किसी एटम की चाहे वो मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें सबसे यूनिक करेक्टर उसकी न्यूक्लियस की होती है। यही न्यूक्लियस उसमें डिटरमाइन करता है कि आखिर कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और वही इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्टिविटी को शो करेंगे। यही चीज़ें हमारी रेडियो फार्मास्यूटिक्स, और उसी का हम लोग एडवांटेज करते हैं कि मेडिसिन को कैसे हम लोग उसकी फॉर्म में बना सकें। तो आइए इसके बारे में पहले देखते हैं कि ये आखिर कितने फॉर्म्स के होते हैं जो हमारे रेडियो न्यूक्लिड्स होते हैं। एक कि जिसे हम लोग बनाते, देखिए कोई भी चीज़ अगर होगी तो दो चीज़ पे मोस्टली डिपेंड ही होगी। एक कि क्या वो नेचुरली किसी अर्थ क्रस्ट पे पाया जा रहा है या किसी डिगिंग प्रोसेस से हम उसे निकाल रहे हैं। दूसरा, क्या वो मैन मेड है। आइए उस दोनों डिफरेंस के बारे में डिटरमाइन करते हैं। तो यही हमें पता चलता है कि जो भी हमारा नेचुरल रेडियो न्यूक्लियर, जैसे कि 40 हाई एटॉमिक वेट एलिमेंट सच एज यूरेनियम, अबाउट 238 रेडियम विच मे बी अल्फा बीटा गामा एबिटर, एंड ऑल्सो सम मॉडरेट वेट एलिमेंट सच एज पोटाशियम, अबाउट 40 एटॉमिक वेट इनकी होती है, रूबीडियम 87। तो अल्टीमेटली ये नेचुरल, आर्टिफिशियल्स भी इसी फॉर्म में, इन्हीं के कुछ डेरिवेटिव्स को हम लोग आर्टिफिशियल में भी देखते हैं। तो आइए उसके फॉर्म्स को देखते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि इन्हीं के फॉर्म को आर्टिफिशियली देखें, नेचुरली तो ये रेयर पाए, ऑब्वियसली हम इसके डेरिवेटिव्स को ही यूज करेंगे। जैसे कि कार्बन का
रेडियो न्यूक्लिड कार्बन 40 जिसका सोर्स नेचुरल है, बट इसकी देखिए टाइटी हाफ कितनी है 5568 ईयर्स, और डीके एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोनियम है, आप देख सकते देखिए हाइड्रोजन हमेशा 1 या 2 के फॉर्म में रहता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 3 यानी कि इसका आइसोटोप है और ये एक आर्टिफिशियल है। इसकी जो हाफ लाइफ होगी 12.26 ईयर्स एंड डीके एक्टिविटी इसकी इलेक्ट्रॉन होगी। उसी तरह कैल्शियम की 45, ये भी आर्टिफिशियल है 160 डेज के इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट भी आर्टिफिशियल है 5.3 ईयर्स। बेसिकली कौन सा कोबाल्ट, तो 60 वाले जिनकी एटॉमिक वेट। उसी तरह आयोडीन का, अब देखिए आप आर्टिफिशियल हैं, धीरे धीरे कैसे इन्हांसमेंट हुआ। आयोडीन आर्टिफिशियल 8 डे। देखिए कोबाल्ट का क्या हुआ, गामा एंड इलेक्ट्रॉन दोनों डीके एक्टिविटी शो करने लगा। उसी तरह आयोडीन गामा एंड इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह सोडियम देखिए जो 24 नंबर वाले हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल है 14.8 ईयर, गामा एंड इलेक्ट्रॉन। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल था वही आपका आपका आर्टिफिशियली बन गया, बट हाँ उसके कुछ आइसोटोप्स में, चाहे मॉलिक्यूलर वेट में चेंजेस कर दें, चाहे हम लोग उसके एटॉमिक नंबर में जाए, जैसे भी आइसोटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं उसके फॉर्म में, और इसकी एक्टिविटी जो नेचुरल थी उससे कुछ या तो इन्हांस हो गई या तो डिक्रीज हो गई। आइए उसके मेथड्स को कि किस किस मेथड से इसे हम लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी लिमिटेशंस क्या होगी। साथ ही साथ इसकी लिमिटेशंस होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आप देखिए रेडियो एक्टिविटी है, रेयर है, बट इसमें यूनिक करेक्टर, इसी यूनिकनेस के कारण आज ये इतनी रेयर भी है, और साथ ही साथ इसका काम और इसका जो रेडिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी माना जा चुका है हर एक एक केस में अगर आप देखें तो इसे हम लोग कैसे कैसे देख सकते हैं। सबसे पहला है क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी को जनरली हम लोग क्यूरी से दिखाते हैं, पर ग्राम ऑफ मटेरियल, और एज मिली क्यूरीज per gram of material. 1 curie is the quantity of radionuclide which decays at the rate of 3.7. उसी तरह रोएंट गन इसकी 2.58 होती है, ये भी एक तरीके का रेडियो एक्टिव यूनिट ऑफ एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव रेडिएशन। RAD, it is a unit of absorbed dose, one radiation about 10 to the power minus 2 joule per kg. For tissue, the Roentgen and RAD has been regarded to be numerical equivalent। REM, it refers to unit of dose equivalent। देखिए कितनी यूनिकनेस है, अगर इस फॉर्म में ना रहे तब इसमें डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, यही कारण से इसको लिमिटेशन में रखा गया। द डोज इन REM हैज बीन इक्वल टू द डोज इन RA, that is 10 to the minus 2 multiplied by the quantity factor and distribution factor। exposure rate constant, it refers to the dose rate in Roentgens per hour at 1 meter distance from 1 curie। RBE, relative biological effectiveness, this expresses the relative effect of radiation अल्फा बीटा एंड गामा बायोलॉजिकल सिस्टम। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, ये एक अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसमें कि उतना ही रेडिएशन निकलना चाहिए किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जितनी रिक्वायर्ड। अगर इनसे हल्की सी भी ज़्यादा हो जाएगी तो शायद हमारी जो रेडियो एक्टिविटी जो फ्रूटफुल हो रही थी वो डिस्ट्रक्शन के तरफ निकल जाएगी, जैसा आपने बहुत से केसेस में देखा। अब आप बात करते हैं कि अब हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेजरमेंट की कि इस रेडियो एक्टिविटी को हम लोग बेसिकली 3 मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप मेथड, दूसरा विल्सन क्लाउड चैम्बर मेथड, एंड जिगर मुलर काउंटर मेथड। तो इन 3 बेसिकली ऐसे मेजरमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले बार रेडिएशन में बताया था कि in order to measure the radiation alpha, beta and gamma particle, many techniques involving detection and counting of individual particles और photons, numbers of methods are available। जैसे कि ये एक बेसिक है और इसी बेसिस पे ज़्यादातर रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। सो अल्टीमेटली यही चीज़ कहा गया कि जितने भी रेडियो एक्टिव है सबका एक यूनिक फीचर है और लिमिटेड अमाउंट है। अगर उस लिमिटेड अमाउंट में इसका अगर रेडिएशन एक्सपोज होता है तो डिस्ट्रक्शन 100% पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।